बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस 11 फाउंडेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो एक टॉपिक शुरू किया था, एक नया टॉपिक हमने शुरू किया था, घूर्णन गति। इसी टॉपिक पर हमने चर्चा की थी। घूर्णन गति, जिसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। घूर्णन गति क्या होती है? देखो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी दृढ़ पिंड किसे कहते हैं कि ऐसा ठोस पिंड जिस पर यदि हम कोई बल लगाएं या बलाघूर्ण लगाएं तो उस पिंड में कोई भी विकृति उत्पन्न ना हो। वास्तविकता में तो ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि जब हम किसी ठोस पिंड पर कोई बल या बलाघूर्ण लगाते हैं तो उस पिंड में कुछ ना कुछ विकृति उत्पन्न होती है। तो दृढ़ पिंड हम ऐसे ठोस पिंड को कह सकते हैं कि जिस पर कोई बल या बलाघूर्ण हम लगाएं और उसमें कोई भी विकृति उत्पन्न तो हो, पर बहुत कम से कम हो, तो ऐसे पिंड को हम कहते हैं ठोस पिंड या दृढ़ पिंड भी आप इसे कह सकते हैं। जैसे कोई स्टील की एक ठोस छड़ हो जाती है, ठीक है, तो ये सब दृढ़ पिंड के ही एग्जाम्पल है। तो हम बात कर रहे थे दृढ़ पिंड की गति, जिसमें हमने बात की थी घूर्णन गति। मैंने आपको बताया था दृढ़ पिंड की गति मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है स्थानांतरण गति और एक होती है घूर्णन गति। स्थानांतरण गति क्या होती है कि किसी पिंड या निकाय का एक स्थान से कहां पर जाना, दूसरे स्थान की ओर जाना, किसी सरल रेखा के अनुदिश। और जब कोई दृढ़ पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाएगा, अर्थात उसका स्थानांतरण होगा, तो पिंड का प्रत्येक कण समान दिशा में कैसे वेग से, समान वेग से गति करेगा। पिंड की इस प्रकार की गति को हम कहते हैं स्थानांतरण गति। जैसे मान लीजिए, जब कोई गुटका फिसलता है या किसी गुटके को हम आगे खिसकाते हैं तो उस गुटके का स्थानांतरण तो हो ही रहा है, स्थान में परिवर्तन तो हो रहा है, और गुटके का प्रत्येक कण कैसी दिशा में, समान दिशा में समान वेग से गति करता है। इस गति को हम कहते हैं स्थानांतरण गति। फिर हम हमारे मुख्य टॉपिक पर आते हैं बेटा, घूर्णन गति की बात करते हैं हम। घूर्णन गति क्या होती है कि जब कोई दृढ़ पिंड या कोई निकाय किसी अक्ष के पारित घूमता है तो पिंड की ऐसी गति को हम कहते हैं घूर्णन गति। जैसे पंखे की गति, पंखे को जब हम ऑन करते हैं तो पंखा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित थोड़ी ना होता है, अपने स्थान पर ही रहता है, परंतु किसी अक्ष के पारित घूमता है। तो जो पंखे की गति है वो किसका एग्जाम्पल आ जाती है, घूर्णन गति का। और भी बहुत एग्जाम्पल होते हैं, मैं तो बिल्कुल आपको सरल एग्जाम्पल बता रहा हूं जो जिन्हें आप जनरली देखते हैं, ठीक है। तो पंखे की गति होती है घूर्णन गति। अब घूर्णन गति में पिंड जिस अक्ष के पारित घूमता है उस अक्ष को हम क्या कहते हैं, घूर्णन अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उस अक्ष को हम, घूर्णन अक्ष कहते हैं। क्लियर? अब मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए ये एक दृढ़ पिंड है, कोई भी एक पिंड है, ये पिंड इस अक्ष के पारित क्या कर रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है कि ये एक दृढ़ पिंड है जो इस अक्ष के पारित घूम रहा है। इस अक्ष को आप क्या कहेंगे, घूर्णन अक्ष कहेंगे। क्लियर? अब ये एक पिंड है या एक निकाय बोल दो आप इसे। अब ये जो निकाय होगा वो कितने कणों से मिलकर बना होगा, अनेक कणों से मिलकर बना होगा, क्योंकि कण मिलकर ही किसकी रचना करते हैं, वस्तु या निकाय की। तो ये निकाय अनेक कणों से मिलकर बना हुआ है। मान लीजिए निकाय के एक कण का द्रव्यमान है m1, दूसरे कण का द्रव्यमान है m2, और इसी प्रकार से निकाय के nवें कण का द्रव्यमान कितना है, mn। यही है। तो हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि जब कोई वस्तु या निकाय किसी अक्ष के पारित घूमती है, अर्थात घूर्णन गति करती है, तो वह वस्तु तो भले ही घूम रही है, पर उसका प्रत्येक कण उस अक्ष के चारों ओर
कैसे पथ पर? वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करेगा। इस बात को दिमाग में बैठा लेना कि जब कोई निकाय किसी अक्ष के पारित घूर्णन गति करता है तो उस निकाय का प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के चारों ओर कैसे पथ पर? वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करता है। और जब निकाय का प्रत्येक कण उस निकाय की घूर्णन गति के दौरान घूर्णन अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करता है तो इन कणों के वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्याएं होती हैं वो किसके बराबर होती है? घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के तुल्य होती है। मान लीजिए पहले कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है r1, दूसरे कण की है r2 और nवें कण की कितनी है rn। तो ये निकाय के ये कण घूर्णन अक्ष से जितनी लंबवत दूरी पर होंगे वह लंबवत दूरी इन कणों के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या को प्रदर्शित करेगी। अर्थात इसी त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर निकाय के ये कण घूर्णन अक्ष के चारों ओर वृत्तीय गति करेंगे। और मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बात भी बताई थी। जब कोई निकाय घूर्णन गति करता है तो निकाय का प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करेगा। सभी कणों के वृत्ताकार पथ के जो केंद्र होगा वो कहां पर स्थित होगा? घूर्णन अक्ष पर ही स्थित होगा। और ये सभी कण अपना वृत्ताकार पथ अलग अलग समय में पूरा करेंगे या समान समय में पूरा करेंगे? बेटा समान समय में पूरा करेंगे, क्योंकि पिंड तो दृढ़ पिंड है ना। तो पिंड का एक कण जितने समय में अपना एक वृत्ताकार पथ पूरा करेगा सभी कण उतने ही समय में अपना एक वृत्ताकार पथ पूरा करेंगे। ये तो होगा ना कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, पंखा जब घूर्णन गति करता है तो पंखे की जो ब्लेड्स होती हैं अर्थात पंखुड़ियां जो होती हैं वो घूर्णन अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करती हैं। तो पंखे की जो पंखुड़ियां होती हैं वे सभी पंखुड़ियां अपना वृत्ताकार पथ अलग अलग समय में पूरा करती हैं, एक साथ पूरा करती हैं? एक साथ ही पूरा करती हैं। तो सभी कण अपना वृत्ताकार पथ समान समय में पूरा करते हैं और सभी कणों का कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग कैसा होता है? समान होता है। ये चीज मैंने आपको बता दी थी ना पहले से पहले टॉपिक में, वृत्तीय गति जब पढ़ाई थी मैंने आपको, तो कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। वो इसलिए ही बताया था क्योंकि अब जब आप घूर्णन गति पढ़ेंगे तो घूर्णन गति में ये सब राशियां काम आने वाली हैं, क्योंकि पिंड तो घूर्णन कर रहा है पर पिंड का प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण कर रहा है। तो पिंड के कणों की कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग ये कैसे होते हैं? सभी कणों के आपस में समान होते हैं, पर रेखीय विस्थापन रेखीय दूरी, रेखीय वेग ये कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करता है तो मान लीजिए वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है r, तो कण द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है? 2πr। क्लियर? तो देखो बेटा, जब कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है तो पिंड का जो कण घूर्णन अक्ष के समीप है वह एक चक्कर में कितनी कैसी दूरी तय करेगा? कम दूरी तय करेगा, क्योंकि r का मान कम होगा। तथा पिंड का जो कण घूर्णन अक्ष से दूर है वह कण अपने एक चक्कर में कैसी रेखीय दूरी तय करेगा? अधिक रेखीय दूरी तय करेगा। तो रेखीय विस्थापन कोणीय विस्थापन और कोणीय त्वरण ये तो पिंड के सभी कणों के समान होते हैं, पर रेखीय दूरी, रेखीय चाल ये कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। क्योंकि अब यदि आप रेखीय चाल निकालें v बराबर, तो क्या होती है? दूरी बटा समय। एक चक्कर की दूरी 2πr और एक चक्कर में लगे समय को हम कहते हैं आवर्तकाल। यही होगा। अब समय तो सबका कैसा है? समान, कि जितने समय में एक कण अपना चक्कर पूरेगा उसके साथ साथ सभी कण उतने ही समय में अपना एक चक्कर पूरा करेंगे। समय तो सभी कणों का समान है,
पर रेखीय चाल ये कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी या समान होगी, भिन्न भिन्न होगी। जो कण घूर्णन अक्ष के निकट है उस कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कम होगी तो उसकी रेखीय चाल भी कम होगी। जो कण घूर्णन अक्ष से दूर है उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अधिक होगी तो उसकी रेखीय चाल भी कैसी होगी, अधिक होगी। तो ये सब महत्वपूर्ण तथ्यों में मैंने आपको बता दिए थे कि जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो पिंड का प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करता है। तो पिंड के जो कण घूर्णन अक्ष के निकट होते हैं उन कणों की रेखीय चाल और उन कणों द्वारा तय की गई रेखीय दूरी कैसी होती है, कम होती है। पर जो कण घूर्णन अक्ष से दूर होते हैं उन कणों की रेखीय चाल तथा उन कणों द्वारा तय की गई रेखीय दूरी वो कैसी होती है, अधिक होती है। तो रेखीय चाल, रेखीय दूरी ये तो पिंड के कणों की भिन्न भिन्न होगी, जबकि कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग ये कैसे होंगे बेटा, समान होंगे। इसलिए मैंने आपको ये सब चीजें वृत्तीय गति में पहले पढ़ा दी थी क्योंकि वो घूर्णन गति में ही काम आने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ हमने बेसिक बात की थी किसके बारे में, घूर्णन गति के बारे में। किसके बारे में बात की थी हमने, घूर्णन गति के बारे में। अब हम जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण देखिए बेटा, जड़त्व आघूर्ण होता क्या है। जड़त्व आघूर्ण को हम लिखते हैं आई से। जड़त्व आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं, आई से। और आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं, आई से। और आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर। कैसे परिभाषित करेंगे, देखें कि जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो पिंड का प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के चारों ओर कैसे पथ पर, वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करता है। तो पिंड के किसी कण का द्रव्यमान, कौन से पिंड के, जो कैसी गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो घूर्णन गति कर रहे पिंड के किसी कण का द्रव्यमान तथा उस कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। किसका जड़त्व आघूर्ण, अभी पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण की बात नहीं है, किसका, पिंड के उस कण का जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो आप कैसे परिभाषित करेंगे जड़त्व आघूर्ण को, तो लिखेंगे आप घूर्णन गति कर रहे पिंड के किसी कण का जड़त्व आघूर्ण, घूर्णन गति कर रहे पिंड के किसी कण का जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल आई का मान उस कण के द्रव्यमान, उस कण का द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, एम से, तथा कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग, ब्रैकेट लिख दे, आर स्क्वायर के गुणनफल के तुल्य होता है। अर्थात आप लिख सकते हैं
जड़त्व आघूर्ण बराबर किसी पिंड के किसी कण का जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर होगा? उस कण के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होगा। आई बराबर आ जाएगा बेटा mr²। पिंड की बात तो हम करेंगे भी, हमने तो घूर्णन गति कर रहे पिंड के एक कण की बात की है कि यदि घूर्णन गति कर रहे किसी पिंड के कण का द्रव्यमान हो m और उस कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी हो r, तो उस कण का जड़त्वाघूर्ण घूर्णन गति कर रहे पिंड के किसी कण का जड़त्वाघूर्ण किसके बराबर होगा? उस कण के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग r² के गुणनफल के बराबर होगा। I बराबर mr²। यदि हम बात करें जड़त्वाघूर्ण के मात्रक की, तो जड़त्वाघूर्ण का मात्रक MKS पद्धति में क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक तो होगा किलोग्राम और दूरी का मात्रक हो गया मीटर, ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। तो जड़त्वाघूर्ण का मात्रक MKS पद्धति में क्या हुआ? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और यदि हम CGS पद्धति की बात करें तो CGS पद्धति में जड़त्वाघूर्ण का मात्रक होगा ग्राम और दूरी मीटर की जगह जाएगी सेंटीमीटर में, तो आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। जड़त्वाघूर्ण का मात्रक MKS पद्धति में किलोग्राम मीटर स्क्वायर और CGS पद्धति में क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि हम इसको चेंज करें, जैसे मैं आपसे कह दूं 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है? तो सबसे पहले 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करें। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, ये तो होते हैं। अब मीटर को चेंज करें सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। पर यहां पर क्या लग रहा है ऊपर? स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया, 1000 से गुणा कर दिया, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो 100 से गुणा कर दिया। मीटर के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो हमने 100 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, यही होगा। तो देखो बेटा क्या बना यहाँ पर? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बराबर, देखो 100 का मतलब 10 की घात 2, ऊपर वर्ग है तो क्या जाएगी? 10 की घात 4 ये जाएगी। 1000 में कितनी? 10 की घात 3, तो 10 की घात कुल कितनी हो जाएगी? 7। आगे जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्वाघूर्ण कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है? 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ जड़त्वाघूर्ण का मान MKS से CGS में चेंज करना। फिर से ध्यान दे बेटा, क्या होता है जड़त्वाघूर्ण? जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो घूर्णन गति कर रहे पिंड के किसी भी कण का जड़त्वाघूर्ण बराबर होता है उस कण के द्रव्यमान तथा कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग r² के गुणनफल के बराबर होता है। I बराबर mr²। जड़त्वाघूर्ण का MKS मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर, CGS मात्रक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो बात आई घूर्णन गति कर रहे पिंड के एक कण का जड़त्वाघूर्ण। ठीक है, अब पिंड जो है कितने कणों से मिलकर बना हुआ है? n कणों से। एक कण का जड़त्वाघूर्ण हमने निकाला। अब ये पिंड कितने कणों से मिलकर बना हुआ है? n कणों से मिलकर बना हुआ है। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए पिंड के कणों के द्रव्यमान कितने हैं?
m1 m2 से लेकर कहां तक है m1, कि हमने कह दिया ये पिंड घूर्णन गति कर रहा है और ये पिंड कितने कणों से मिलकर बना हुआ है, n कणों से। तो माना इस पिंड के n कणों के द्रव्यमान क्या है, पहले कण का द्रव्यमान m1, दूसरे का m2, ऐसे ही nवें कण का द्रव्यमान कितना है mn। और इन कणों की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरियां, पहले कण की कितनी है r1, दूसरे कण की है r2, ऐसे ही nवें कण की कितनी है rn। कि एक पिंड जो घूर्णन गति कर रहा है, माना यह पिंड n कणों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि कण मिलकर ही तो वस्तु की रचना करते हैं, निकाय की। यह पिंड n कणों से मिलकर बना है। पिंड के कणों के द्रव्यमान तो है m1 m2 से लेकर mn, और इन कणों की, विभिन्न कणों की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरियां हैं, पहले कण की है r1, दूसरे कण की है r2, इसी प्रकार से nवें कण की कितनी है rn। यही है। यदि हम इन सभी कणों का जड़त्वाघूर्ण निकालें तो सबसे पहले हम बात करें, लिखते हैं कणों का जड़त्व आघूर्ण। तो पहले कण का जड़त्वाघूर्ण निकाले, हम किससे लिख रहे हैं, जड़त्वाघूर्ण को I से। तो पहले कण का जड़त्वाघूर्ण को हमने किससे लिख दिया, I1 से। क्या होता है कण का जड़त्वाघूर्ण, उस कण का द्रव्यमान गुणा कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का वर्ग, यही होता है। तो पहले कण का द्रव्यमान है m1, पहले कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है r1, तो पहले कण का जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर, यही होगा। दूसरे कण का जड़त्वाघूर्ण I2 बराबर द्रव्यमान है m2, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है r2 स्क्वायर। और इसी प्रकार, क्योंकि हमने तो पिंड को कितने कणों से मिलकर बना है, n कणों से, तो nवें कण का जड़त्वाघूर्ण कितना होगा, द्रव्यमान है mn और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है rn, तो आ जाएगा mn गुणा rn स्क्वायर। क्लियर। अब ये सभी कण मिलकर किसकी रचना कर रहे हैं, पिंड की, क्योंकि पिंड जो है वो इन्हीं n कणों से मिलकर तो बन रहा है। तो पिंड का कुल जड़त्वाघूर्ण किसके बराबर होगा, सभी कणों के जड़त्वाघूर्णों के बीजीय योग के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि कण मिलकर ही किसकी रचना कर रहे हैं, निकाय अथवा पिंड की रचना कर रहे हैं। तो लिख देंगे, अतः पिंड का कुल जड़त्व आघूर्ण, पिंड का कुल जड़त्व आघूर्ण पिंड के विभिन्न कणों के, कौन से कण, जो पिंड की रचना कर रहे हैं, जिनसे मिलकर पिंड बना हुआ है, पिंड के विभिन्न कणों के जड़त्व आघूर्णों योग के तुल्य होगा। अर्थात I बराबर, पहले कण का जड़त्वाघूर्ण है I1, दूसरे कण का जड़त्वाघूर्ण है I2, तो इसी तरह से nवें कण का जड़त्वाघूर्ण हमने कितना माना है In, तो कुल जड़त्वाघूर्ण जो होगा वह कितना होगा, I1 प्लस I2 से लेकर कहां तक योग कर देंगे आप, In तक, यही करेंगे। तो आ जाएगा I बराबर, तो आ जाएगा पहले कण का जड़त्वाघूर्ण m1 r1 स्क्वायर, दूसरे कण का m2 r2 स्क्वायर, और nवें कण का क्या जाएगा, mn rn स्क्वायर, यही होगा। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, देखें ये सारे पद किस रूप में है, योगफल के रूप में। तो इस योग को प्रदर्शित करने के लिए हमने चिन्ह बना दिया सिग्मा का। इसको बिल्कुल एक शॉर्ट रूप में लिख रहे हैं हम, सारे पद योगफल के रूप में है, तो योगफल को प्रदर्शित करने के लिए हमने चिन्ह बना दिया सिग्मा का। किस रूप में हो रहा है योगफल, m r स्क्वायर, इसी रूप में तो आ रहा है सभी पदों का योगफल। कितने पद हैं, 1 2 से लेकर कहां तक, n तक।
तो पदों की संख्या को हमने लिख दिया आई से, और आई बराबर कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर n तक होगा। चाहे आप रख के देख ले, जब आप i बराबर 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, m1r1 स्क्वायर आ जाएगा ना, पहले कण का जड़त्व गुण। i बराबर 2 रखेंगे तो आ जाएगा m2r2 स्क्वायर, दूसरे कण का जड़त्व गुण। ऐसे आप रखेंगे i बराबर n तो क्या बन जाएगा, mn/n स्क्वायर, यानी कि nवीं कण का जड़त्व गुण। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि हमें किसी पिंड का कुल जड़त्व गुण ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, उस पिंड के विभिन्न कणों के द्रव्यमान तथा उन कणों की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग का गुणनफल करके उसका कुल योगफल हम निकाल देते हैं, और यह होता है पिंड का जड़त्व गुण। आप ऐसा भी कह सकते हैं, घूर्णन गति कर रहे पिंड का कुल जड़त्व गुण का मान पिंड के विभिन्न कणों के जड़त्व गुणों के बीजीय योग के बराबर होता है। कि सभी कणों का आप एक एक करके जड़त्व गुण निकाल दें और कुल जड़त्व गुण निकालने के लिए क्या कर दें, उन कणों के जड़त्व गुणों का बीजीय योग कर दें। जैसे हमने लिखा है ना, पिंड के कणों के द्रव्यमान m1 m2 से लेकर mn, और उन कणों की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरियां हैं r1 r2 से लेकर rn। तो पहले कण का जड़त्व गुण क्या होगा, द्रव्यमान गुणा दूरी के वर्ग का गुणनफल m1 r1 स्क्वायर, दूसरे कण का m2 r2 स्क्वायर। ऐसे ही nवीं कण का क्या होगा, mn rn स्क्वायर। तो पिंड का कुल जड़त्व गुण निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी कणों के जड़त्व गुणों का बीजीय योग कर देंगे। यही हमने किया। अब ये सारे पद योगफल के रूप में है तो हमने सिग्मा का चिन्ह लगा दिया, यानी कि योग हो रहा है इन सभी पदों का। किस रूप में हो रहा है योग सभी पदों का, m गुणा आर स्क्वायर, इसी रूप में सभी पदों का योग हो रहा है तो हमने लिख दिया सिग्मा m r स्क्वायर। और पदों की संख्या 1 से लेकर कहां तक है, n तक, तो पदों की संख्या को हमने प्रदर्शित कर दिया i से, i बराबर 1 से लेकर n। आप चाहो तो किसी निकाय के कुल जड़त्व गुण को इस फॉर्मूले के द्वारा भी लिख सकते हैं बेटा। हमने तो बस इस प्रक्रिया को एक संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पिंड का कुल जड़त्व गुण किसके बराबर होता है, पिंड के कणों के जड़त्व गुणों के बीजीय योग के बराबर होता है। और किसी कण का जड़त्व गुण कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया, उस कण का द्रव्यमान गुणा कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी का वर्ग, इन दोनों के गुणनफल को हम कहते हैं उस कण का जड़त्व गुण। एक एक करके n कणों का जड़त्व गुण हम निकालें और सबका बीजीय योग कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उस पिंड का कुल जड़त्व आघूर्ण हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो आज का बेटा हमारा ये टॉपिक था घूर्णन गति कर रहे पिंड का तथा पिंड के विभिन्न कणों का क्या ज्ञात करना, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस परिभाषा को मत भूलना, I बराबर m r स्क्वायर, कि जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो पिंड के किसी कण का जड़त्व गुण किसके बराबर होता है, उस कण के द्रव्यमान तथा कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं पिंड के किसी कण का जड़त्व आघूर्ण। ऐसे करके हम पिंड के विभिन्न कणों का जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं और पिंड का कुल जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर होता है, पिंड के विभिन्न कणों के जड़त्व आघूर्णों के बीजीय योग के बराबर होता है, जो हमने यहां पर प्रदर्शित किया है। एक तो हमने बात की थी जड़त्व आघूर्ण की। जड़त्व आघूर्ण का अब मैं आपसे कहूं अर्थ क्या होता है। जड़त्व आघूर्ण का अर्थ देखो, जड़त्व आघूर्ण की मापन तो आपने पढ़ लिया। पिंड के यदि किसी कण का हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना हो तो उस कण का द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग का गुणनफल हम कर दें तो हमें मिल जाता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है, देखो जड़त्व आघूर्ण शब्द का अर्थ होता है घूर्णन का विरोध करना। जड़त्व आघूर्ण शब्द का मतलब क्या होता है,
घूर्णन का विरोध करना, कि किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण वह पिंड किसी अक्ष के पारित होने वाली घूर्णन का विरोध करे। पिंड के इस गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ये मैं आपको जड़त्व आघूर्ण का अर्थ बता रहा हूं। जड़त्व आघूर्ण पिंड का वह गुण है जिसके कारण वह पिंड अपने घूर्णन का विरोध करता है। कि मान लीजिए आपको किसी पिंड को किसी अक्ष के पारित घुमाना है, तो वह पिंड अपने आप तो घूमेगा नहीं, ये होगा ना। तो जैसे जैसे आप घुमाने के लिए उस पिंड पर बल या बलाघूर्ण लगाएंगे, तो एक निश्चित स्थिति तक तो पिंड अपनी स्थिति में ही बने रहने का प्रयास करता है, घूर्णन का विरोध करता है। परंतु एक निश्चित मान से ज्यादा बल या बलाघूर्ण लगाने पर वह पिंड घूमने लगता है। यही होता है ना। तो जड़त्व आघूर्ण का मतलब होता है पिंड का वह गुण जिसके कारण वह पिंड किसी अक्ष के पारित होने वाले घूर्णन का विरोध करे। पिंड के इस गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो ध्यान रहे बेटा, जड़त्व आघूर्ण का अर्थ होता है किसी अक्ष के पारित घूर्णन का विरोध करना। पिंड का यही गुण जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। ये बात आ जाती है जड़त्व आघूर्ण का शाब्दिक अर्थ कि जड़त्व आघूर्ण होगा क्या। ठीक है।